टुडेज टॉपिक इज रेसिड्यू कि रेसिड्यू बेसिकली होता क्या है। रेसिड्यू कुछ नहीं, आप लोगों के जो हमने आप लोगों का सीरीज सॉल्यूशन पढ़ा था, सीरीज एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो वहीं से हम कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा सा इजी गोइंग होता है किसी भी इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर आप लोगों का एक सीरीज को एक्सप्रेशन में हमें ये बताने के लिए कि आपका वो एनालिटिक में आइसोलेटेड कंडीशंस में आपका होता है, तो उसको डिफाइन किया कैसे किया जाए, क्योंकि सिंगुलरिटी जो है वो थोड़ा सा मेजर पार्ट होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि फंक्शन मेरा एनालिटिक होता है, या फिर आप लोगों का सपोज आपके पास में जो लॉरेंट सीरीज होती है, यहाँ देखिए डेफिनेशन दी हुई है रेसिड्यू की। इन लॉरेंट एक्सप्रेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ जेड, द कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस जेड जीरो पावर माइनस वन, ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ जेड जेड माइनस जीरो होल टू द पावर माइनस वन, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है कोफिशिएंट ऑफ बी वन। इसका मतलब ये है कि आपके पास में यहाँ इसका जो पावर है उसके साथ में यहाँ जो भी कोफिशिएंट आएगा, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो, वन हो। जब एन की वैल्यू वन होगी, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये प्रिंसिपल पार्ट को, क्योंकि ये तो जनरल पार्ट है, ये तो एनालिटिक यदि होता है तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यदि फंक्शन एनालिटिक है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट ही मुझे मिलता है। लेकिन यदि फंक्शन मेरा एनालिटिक नहीं है, उस कंडीशन में मेरा ये आपका प्रिंसिपल पार्ट मिलता है। तो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर यदि मैं एन इक्वल टू क्या वन पुट वन, यहाँ पर एन की सीरीज हम एक बार रेकमेंड करते हैं। देखिए यहाँ दिए सीरीज वन रखोगे तो ये बी वन जेड माइनस जेड जीरो पावर माइनस वन आएगा, बी टू जेड माइनस जेड जीरो होल टू दी पावर माइनस टू आएगा। अब टू सोन इस तरह से मुझे कोई सीरीज मिलेगी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, जेड माइनस जेड जीरो होल टू दी पावर माइनस वन का कोफिशिएंट चाहिए, जो कि क्या है, वन है। और यही मेरा क्या कहलाता है, रेसिड्यू कहलाता है। क्लियर है क्या बेटा? रेसिड्यू समझ में आ गया कि किस तरह से निकालना है, क्योंकि मेरे को यदि सिंगुलरिटी फॉर्म में यदि गिवन है तो लॉरेंट सीरीज एनालिटिक फंक्शन यदि गिवन है, तो आपका जो भी लॉरेंट सीरीज होगी या टेलर सीरीज होगी, उनकी हेल्प से हम यहाँ से रेसिड्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आपका यही एक मेन उद्देश्य नहीं होता है कि हम यहाँ से हमें बी1 कैलकुलेट करना है। बेसिकली ये कंडीशन कब आती है हमारी, तो हमें ये कोफिशिएंट चाहिए होता है, लेकिन कब चाहिए होता है, एनालिटिक वाली कंडीशन में तो है ही नहीं। लेकिन आपका एनालिटिक नहीं हो फंक्शन, इट मींस आपके पास में वो सिंगुलरिटी कैसी होनी चाहिए, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होनी चाहिए। यहाँ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात हो रही है कि सारे पॉइंट्स आपके एनालिटिक है, लेकिन कोई एक सिंगल पॉइंट आपका कैसा निकल कर आ गया है, आपका नॉन एनालिटिक निकल कर आ गया है, जिसको हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। तो वो मेरा आइसोलेटेड कंडीशन में है, जिसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आपका था पोल के लिए, एक आपका था रिमूवेबल, आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी थी, एक आपकी पोल के लिए थी, और एक आपकी एसेंशियल के लिए थी। तो हम बात करेंगे अब वन बाई वन करके, वो हम आगे आपका पढ़ चुके हैं सिंगुलरिटी में। तो यहाँ से बात करें हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के लिए, किसके लिए, z इक्वल टू जेड जीरो के लिए, इज डिफाइंड एज द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट z इक्वल टू जेड जीरो। तो यहाँ आपकी ये डेफिनेशन दी हुई है। इसके लिए हम अभी एक एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया कि यहाँ ये जो कोफिशिएंट लिया है, ये b1 कौन सा वाला लेना है, जहां n इक्वल टू वन पुट करके हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने रेसिड्यू की। वहीं पे बात करते हैं कि यदि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो, तो जब फंक्शन मेरा एनालिटिक होता है तो मुझे रेसिड्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि रेसिड्यू निकलेगा ही नहीं। रेसिड्यू कब निकलता है, जब मेरी सिंगुलरिटी वहां पे गिवन होती है, और वो भी कौन सी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आपको गिवन होती है, तब हमें रेसिड्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे यदि फंक्शन मेरा एनालिटिक हो जाएगा तो रेसिड्यू क्या हो जाएगा, जीरो। एनालिटिक होने पर कंडीशन क्या होगी कि ये जो फंक्शन होगा आपका प्रिंसिपल जो पार्ट है, ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। और प्रिंसिपल पार्ट जीरो कब होगा, जब इसमें ये जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना, बी एन, बी जीरो, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, ये सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसी कंडीशन में वो मुझे क्या देगा, एनालिटिक फंक्शन देगा। और इस एनालिटिक फंक्शन में हम हमारा रेसिड्यू जो है वो क्या निकल कर आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वहां पे आपकी सिंगुलरिटी है ही नहीं। तो जब सिंगुलरिटी है ही नहीं, तो वहां से रेसिड्यू एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक आपका नोट है थोड़ा सा कि आपको ध्यान होना चाहिए कि यदि फंक्शन यदि एनालिटिक है तो वहां पर आपका रेसिड्यू जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वहीं पे हमने आपका एक सेकंड पॉइंट और लिखा है, इफ एफ ऑफ जेड हैज a removable
सिंगुलरिटी, क्योंकि रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी तो होती है, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट z जीरो, देन रेसिड्यू एफ ऑफ जेड जो होता है वो भी मेरा क्या होता है, जीरो होता है। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब आप सिंगुलरिटी को रिमूव भी कर दोगे तो वो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनालिटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, तो हमने यहाँ लिखा भी है। फॉर एग्जाम्पल साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड जो होगा, ये जेड इक्वल टू जीरो के लिए यहाँ पर क्या होगा, आपका रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आपकी डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या, ये इसका रिमूवेबल के लिए कंडीशन हो गई जो अभी डिस्कस करी। आगे नेक्स्ट कौन सा बचा आपका, पोल। तो पोल के लिए हम आपका रेसिड्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पोल के लिए रेसिड्यू, और दूसरी चीज ये है कि आपका यहाँ पे सीरीज एक्सप्रेशन से आपका V1 कैलकुलेट हो जाता है। बेसिक रेसिड्यू का जो यूज जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। कैसे करते हैं, यदि इस हमारे पास यहाँ कंडीशंस दी हुई है, यदि इसके अंदर मैं n इक्वल टू 1 पुट कर दूं, सॉरी n इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो यहां से क्या आएगा, b1 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z डिवाइडेड बाई यहाँ t माइनस जेड जीरो होल टू द पावर -1 और +1 मेरा क्या हो जाएगा आपका, -1 और +1 जीरो हो जाएगा। और किसी की भी पावर जीरो जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ ये मेरा 1 हो गया और ये dt हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस इंटीग्रेशन का फाइंड आउट करने के लिए हम रेसिड्यू का यूज करते हैं। तो यदि मुझे रेसिड्यू पता चल जाए, जो भी पर्टिकुलर आपका पोल होगा उसके अबाउट, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी सॉरी ये dt आएगा, f of t dt which is equal to ये 2 पाई आयोटा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, b1। और b1 क्या है, हमारा रेसिड्यू है, जिसको हम अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट, यहां तक समझ में आ गया? ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका एग्जांपल करना शुरू करते हैं। बनाए? यस मैम। ओके फाइन, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब हम एग्जांपल इसका शुरू करेंगे। एग्जांपल के लिए हमें करना क्या है, मेरे पास में ये एग्जांपल लिया हुआ है, एक दो एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगी चीजें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइंड द रेसिड्यू ऑफ z टू द पावर 4 e टू द पावर आयोटा a z, है ना, एट z इक्वल टू 0 के लिए निकालना है। तो सबसे पहले मुझे इस फंक्शन को थोड़ा सा क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। f ऑफ z इक्वल टू z टू द पावर -4 e टू द पावर आयोटा a z लिखा हुआ है। मुझे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन होता है। तो यहाँ x को रिप्लेस कर दो आयोटा a z से, रिप्लेस करोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा z टू द पावर -4 तो बाहर रह गया, और अंदर हम जब लिखेंगे तो ये 1 आपका एज इट इज रहा, प्लस x की जगह आयोटा a z आ जाएगा, प्लस आयोटा a z होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा a z होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा a z होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन। इस तरह से आपके पास में एक सीरीज बनेगी। ठीक है, इस सीरीज के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इस z टू द पावर 4 को हम 1 z टू द पावर 4 हम आपका लिख सकते हैं ना। तो जब आप ये लिखेंगे तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, f ऑफ z को हम इसको लिख सकते हैं, ये अंदर जाएगा तो ये 1/z टू द पावर 4 देगा, प्लस आयोटा a, z से एक z कैंसिल हो जाएगा तो z टू द पावर 3 देगा। ठीक है, प्लस यहाँ आयोटा का स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1 होता है, तो यहाँ से ये -1 आपका साइन आ गया, a स्क्वायर आ गया, z स्क्वायर आपका ऊपर था और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास में z टू द पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास में कितना रह जाएगा, z टू द पावर 2 और ये फैक्टोरियल 2 रह जाएगा। ठीक है, वहीं पर आगे चले तो आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा क्यूब तो हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस का आयोटा आ जाएगा, एक क्यूब आएगा, z क्यूब था, यहाँ z टू द पावर 4 है तो ये z टू द पावर -1 मतलब z हो गया,
और 1/z हो गया, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल आपका 3 आ गया, और प्लस यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है तो ये प्लस साइन देगा, a⁴, z⁴ से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 4 मेरा यहाँ लिखने में आ जाएगा, अप टू सो ऑन। अब आगे की जो टर्म्स है वो मुझे पॉजिटिव में मिलती चले जाएंगे। तो लॉरेंट सीरीज में देखिए, एक आपका z⁴ पॉजिटिव साइन होता है और एक z⁴ माइनस साइन होता है, तो मुझे पॉजिटिव वाली टर्म्स तो चाहिए ही नहीं। हमें कौन सी टर्म चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिव टर्म्स वाली कंडीशन, मतलब बी की कंडीशंस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? b1 चाहिए। b1 कब मिलेगा? b1 कब मिलेगा? अभी हमने आपको बताया था b1 कब मिलेगा? जब z⁴ होगा। तो यहाँ चेक करेंगे कि z⁴ कहाँ आ रहा है। तो यहाँ देखिए आपका z⁴ आ रहा है ना। तो यहाँ से b1 क्या निकल कर आएगा? यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपका b1 जो है कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से b1 इज माइनस आयोटा a⁴ डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। ये आपका क्या निकल कर आ गया? b1 कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा आपका? द रेसिड्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज आयोटा माइनस आयोटा a⁴ डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। ये आपका क्या हो जाएगा? रेसिड्यू कैलकुलेट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके फाइन, इसको रफ कर दे। यस मैम। ओके ठीक। ये तो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने सीरीज एक्सप्रेशन बनाया और हमने आपका लॉरेंट सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां से b1 b2 b3 कैलकुलेट कर लिए। लेकिन कभी कभी आपके पास में जो फॉर्म होगी वो इस फॉर्म में नहीं दे करके वो आपको क्या देगा? आपको पोल की फॉर्म में आपको रिजल्ट्स देगा। तो पोल की फॉर्म में जब हमारे पास में गिवन होंगे तो हमारे पास में जो सिंगुलरिटी हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो प्रिंसिपल पार्ट आपका कंटेन है उसको हमारे पास में कंडीशन क्या होगी प्रिंसिपल पार्ट में। तो यदि मान लीजिए कि आपका सीरीज एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आए, इसको मैं एक्सपेंड कर देती हूँ। देखिए a0 प्लस a1 z-z0 प्लस a2 z-z0 होल टू दी पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन आपका जाएगा। कहाँ तक जा रहे हैं? हम nth टर्म भी लिख देते हैं an z-z0 होल टू दी पावर n अप टू सो ऑन टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना। प्लस अब यहाँ b के लिए लिखेंगे तो यहाँ ये b1 आ गया z-z0 होल टू दी पावर -1 प्लस इसको हम इस तरह से लिखने के बजाय हम यहाँ पावर इसको डिवीजन में लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी गोइंग होगा। तो यहाँ ये b1 डिवाइडेड बाय z-z0 प्लस b2 डिवाइडेड बाय z-z0 होल टू दी पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन आपका ये लास्ट आपकी टर्म मिलेगी b। कोई एक n से पहले कोई एक टर्म होगी जिसको हम मान लेते हैं bm डिवाइडेड बाय z-z0 होल टू द पावर m अप टू सो ऑन टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है। तो यदि मेरे पास में कोई सीरीज इस फॉर्म में मिलती है, मतलब कि आपके टर्म्स जो है वो रिपीट होती है, डिनोमिनेटर में कुछ मुझे इस तरह का मिलता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसको हम किससे सॉल्व करते हैं? पोल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। पोल निकालने के लिए क्या करते हैं? पोल पहले भी हम बता चुके हैं। पोल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास में गिवन होता है उसके डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं? इक्वल टू 0 करके, और वहां से हम क्या, सपोज यहाँ जैसे लास्ट टर्म मेरी ये है तो यहाँ से z-z0 होल टू द पावर m इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से z इक्वल टू z0 जो है वो क्या मिलेगा मुझे? पोल मिलेगा। लेकिन ये पोल कितना टाइम मिलेगा? m टाइम मिलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? m ऑर्डर m। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। जो भी आपको पोल मिला है वो कितने ऑर्डर का होगा? m ऑर्डर का होगा। तो जब पोल हमारे मिलते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर आपका थोड़ा सा रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास क्या हुआ है कि डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है। तो वहां से हमें क्या निकालने हैं? पोल्स कैलकुलेट करने हैं। पोल्स के लिए हम रेसिड्यू, पहले तो हमें पोल और रेसिड्यू दोनों निकालने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख लेते हैं कि जैसे आपके पास में z² डिवाइडेड बाय z-1 और z-2 होल टू द पावर 2 दिया।
सपोज एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास में फंक्शन जो है वो क्या है मेरा, और यहाँ आपके पास में ये कंडीशन दी हुई है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से जब इसका ऑर्डर निकालेंगे तो पोल निकालेंगे तो ये वाली कंडीशन तो हमारी पोल वाली कंडीशन तो समझ में आ गई ना कि ऑर्डर एम कैसे हुआ। तो इस एग्जांपल को भी समझेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इसका रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं तो रेसिड्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, रेसिड्यू ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें। Yes, ma'am. ठीक है, जब मेरे पास में यहाँ पावर जो है वो 1 आती है तो वो सिंपल आपका क्या कहलाता है, सिंपल पोल कहलाता है। जब आपकी पावर 1 आती है तो वो क्या कहलाता है, सिंपल पोल कहलाता है। लेकिन वहीं पे पावर आपकी बढ़ती चली जाती है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो ऑर्डर तो कहलाएगा, लेकिन वो सिंपल आपका पोल कहलाने के बजाय उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर एम कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये चीज देखनी है। तो इसके लिए आपके कोचीज के लिए सिंपल यदि हम फॉर्मूला यदि अप्लाई करें तो उसके लिए हम अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ करना क्या है, आपको जो फंक्शन गिवन है यहाँ पर उसका सबसे पहले पोल कैलकुलेट करना है। पोल कैलकुलेट करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में मेरे को गिवन होगा, ठीक है, जो भी मुझे डिनोमिनेटर में गिवन है उस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में z-1 और z-2 होल टू द पावर 2 इक्वल टू 0 बनाओगे तो यहाँ से z इक्वल टू 1 आएगा और z इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ये तो ऑर्डर 2 हो गया पोल z इक्वल टू 2 के लिए। और z इक्वल टू 1 ये मेरा क्या कहलाएगा, सिंपल पोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सिंपल पोल कहलाएगा। और ये वहीं पर आपका z इक्वल टू 2 जो निकला है वो पोल तो होगा, ये तो पोल तो है, पोल ऑफ ऑर्डर कितना टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। पावर के अकॉर्डिंग देखना है कि कितना टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 हो रहा है एट z इक्वल टू 2। ये चीज निकल गई। तो ये तो हमने निकाल दी है पोल। अब हमें क्या निकालना था, रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। तो रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करना होगा, ऊपर से रफ कर दे बेटा, ये इधर साइड से रफ कर देते हैं। B1 वाला कर, यहाँ पर हमने लिखा था bn लिखा था 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन f ऑफ t डिवाइडेड बाय t माइनस z0 होल टू द पावर माइनस n प्लस 1 dt, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा सिंपल पोल के लिए निकल कर आया, z इक्वल टू 1 के लिए निकल कर आया है ना। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, z इक्वल टू 1 के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ से z इक्वल टू 1 के लिए जब हम निकालते हैं तो यहाँ से ये क्या होता है, रिमूव आपकी जो सिंगुलरिटी है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड में भी हमारी ये क्या है, रिमूवेबल है। रिमूवेबल वाली कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम आपका कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट, तो यहाँ पे किसके लिए निकालना है, z इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करना है। z इक्वल टेंस टू क्या लगेगा, यहाँ पे 1 आपका कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा z माइनस 1 एफ ऑफ z। ठीक है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा आपका। जो भी यहाँ दिया हुआ है z इक्वल टू 1 उसको क्या लिखेंगे, z माइनस 1 एफ ऑफ z लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ एफ ऑफ z को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम पुट कर देंगे, क्योंकि रिमूवेबल वाली कंडीशन हमें अप्लाई करनी है तो मुझे रिमूव करना है z माइनस 1 को। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो जो भी आपका पॉइंट आया है उसको आप यहाँ लिखोगे लीनियर फैक्टर, मल्टीप्लाई एफ ऑफ z करोगे और लिमिट लोगे z टेंस टू 1। तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा लिमिट z टेंस टू 1, यहाँ z माइनस 1 मल्टीप्लाई z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 और यहाँ z माइनस 2 होल टू द पावर 2। तो ये z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ z इक्वल टू 1 आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 1 होता है। माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो भी आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1। तो इसका रेसिड्यू कितना निकल कर आया, 1 कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, वहीं पे ऑर्डर का जो निकालते हैं तो चेंज होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका
अभी हम फॉर्मूला भी आपका लिखवाएंगे, देखिए इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके फाइन, तो यहां से ऊपर से रफ कर देते हैं। इधर लॉरेंट सीरीज का एक्सप्रेशन को रफ करके और हम आपका यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि आपके जो बी एन है उसी की हेल्प से निकल कर आया है। तो आपका जो रेसिड्यू हमारा यदि सिंपल पोल के लिए होता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू A0 प्लस A1 जेड माइनस जेड जीरो प्लस A2 जेड माइनस जेड जीरो होल टू द पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन चल रहा है एन टर्म के लिए। यहाँ B1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड जीरो B2 Z minus Z0 whole to the power 2 plus up to so on plus BM Z minus Z0 whole to the power M up to so on। तो ये वाली कंडीशन है मेरे पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना है कैसे बना वो हम एक बार बता देते हैं आपको। यदि देखिए मेरे पास में मुझे क्या लेना है, मुझे B1 निकालना है, तो B1 निकालने के लिए यहाँ डिवीजन में क्या है, Z माइनस Z0 था ना, तो पूरी इक्वेशन को इसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये z माइनस जेड जीरो इसके साथ आएगा, तो ये z माइनस जेड जीरो जो हमने यहाँ बनाया ये आपका f ऑफ z आ गया, ठीक है। आपको ये f ऑफ z आ गया विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ से ये वाली टर्म इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी तो A0 z माइनस जेड जीरो प्लस A1 Z माइनस Z0 होल टू दी पावर 2 अप टू सोन चलेगी। लेकिन यहाँ पर आते ही ये B1 तो B1 रह जाएगा और मुझे B1 चाहिए क्योंकि B1 क्या होता है, रेसिड्यू होता है, ठीक है। तो ये B1 आ गया, B1 आपका निकल कर आ गया तो कंप्लीट। और बाकी आगे की जो टर्म है वो तो वैसे ही हमारे क्या होता है कि टेंस टू 0 हो जाएगी, तो वो तो हमें लेनी नहीं है। यहाँ से ये B1 कैलकुलेट करना था मुझे, सिर्फ B1 कैलकुलेट करने के लिए क्या किया कि मैंने आपका Z माइनस Z0 से डिवाइड कर, ठीक है। तो अब यहाँ से B1 जब आप निकालेंगे तो ये वाली टर्म तो मेरी जब लिमिट लोगे तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, क्योंकि z इक्वल टू जेड जीरो रहोगी। यहाँ से लिमिट z टेंस टू जेड जीरो z माइनस जेड जीरो एफ ऑफ z इक्वल टू, यहाँ z इक्वल टू जेड जीरो पुट करोगे तो 0 0 0 बनेगा और ये B1 आ गया। मुझे यही चाहिए था, ये मेरा सिंपल पोल के लिए मैंने ये कैलकुलेट किया। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए सिंपल पोल के लिए कि B1 इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। जो भी आपका Z0 यहाँ दिया हुआ होगा सिंपल पोल वो आपको यहाँ उठा के पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो ये तो था मेरा सिंपल पोल। वहीं पर अब मेरा क्या हो जाए, ऑर्डर मेरा क्या हो जाए आपका एम ऑर्डर के लिए यदि हो, तो एम ऑर्डर के लिए क्या करता है कि ये एम ऑर्डर के लिए ना तो मेरे को BM चाहिए। BM कब मिलेगा, जब पहले तो इसको क्या करोगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये z माइनस जेड जीरो होल टू द पावर m से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए B1, BM नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, B1 चाहिए, क्योंकि B1 जो होता है वही मेरा क्या कहलाता है, रेसिड्यू कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक टर्म कम, क्योंकि यहाँ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक बार फिर यहाँ बता देते हैं, यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे z माइनस जेड जीरो होल टू दी पावर m f ऑफ z से, तो ये मेरा ये वाली टर्म तो आपकी m की टर्म आ जाएगी A0 z माइनस जेड जीरो होल टू दी पावर m प्लस A1 z माइनस जेड जीरो होल टू दी पावर 1 पावर ये है, ये होगी तो m प्लस 1 अप टू सो ऑन चलेगी ये तो टर्म। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, B1 के साथ में z माइनस जेड जीरो होल टू दी पावर m था ना, तो यहाँ Z0 माइनस Z माइनस जेड जीरो होल टू दी पावर m आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन एक z माइनस जेड जीरो यहाँ भी है, ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर m माइनस 1 की कंडीशन बन जाएगी। यहाँ क्या बनेगी आपकी, m माइनस 1 की कंडीशन बनेगी। और ये B1 मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसे m माइनस 1 टाइम विद रेस्पेक्ट टू z जो है डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे ये B1 मिलेगा। और ये अकेला तो होगा नहीं, तो सब जगह होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, B1 विच इज इक्वल टू B1 which is equal to 1 upon factorial m minus 1 limit z tends to z0 z minus z0 whole to the power m f of z, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ रह गया, छूट गया, यहाँ लिमिट के बाद में आएगा d to the power m minus 1 डिवाइडेड बाय, दोबारा लिख देते हैं, dz m minus, डिफरेंशिएट किया ना तो यहाँ लिमिट हो जाएगी z टेंस टू z, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा, लिख लीजिए इसको एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं
स्क्रीनशॉट ले लिया, रफ कर दे, क्योंकि मुझे अब z-2 के लिए निकालना है, जिसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो ये वाले फॉर्मूले में हम आपका m की वैल्यू जो है वो कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। करें, लिखे? Yes, ma'am. ओके, तो ये तो मेरा सिंपल पोल के लिए फॉर्मूला बन गया था, ये मेरा ऑर्डर m के लिए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ इसको रफ करके इधर बना देते हैं। देखिए z इक्वल टू 2 के लिए मुझे रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। तो z इक्वल टू 2 के लिए जब आप रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में फॉर्मूला डेवलप होगा लिमिट, क्योंकि b1 निकालना है ना, लिमिट z टेंड्स टू 2, ये लिमिट मैंने पहले लिख दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 अपॉन m की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है, तो फैक्टोरियल 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा d टू दी पावर m माइनस 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी z टू दी पावर 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा z माइनस 2 होल टू दी पावर 2, और f ऑफ z की वैल्यू जो है आप z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस 1 z माइनस 2 होल टू दी पावर 2, तो ये z माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया है ना। अब यहाँ फैक्ट क्या हो गया, यहाँ लिमिट z टेंस टू 2 हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 आ गया, ये d अपॉन डी ऑफ z हो गया, यहाँ z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 आ गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू z। इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो इसको u अपॉन v से कर सकते हैं हम। तो यहाँ लिमिट z टेंस टू 2, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एज इसको वन टाइम किया तो ये z माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, u अपॉन v से करोगे तो, ठीक है। और नेक्स्ट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, u एज इट इज आया, v का डिफरेंशिएशन किया 1 आ गया, माइनस z माइनस 1 एज इट इज आया, और इसका किया तो ये 2z आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इसको करते हैं, देखिए इसको जब करोगे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये आपका लिमिट z टेंस टू 2, ये मेरे को देगा z माइनस 1 होल टू दी पावर 2 z स्क्वायर, माइनस ये 2z इसके साथ जाएगा तो 2z स्क्वायर आएगा, है ना। और ये इसके साथ जाएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये 2z हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2z स्क्वायर है और यहाँ z स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2z माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करोगे, लिमिट पुट कर दीजिए, z इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, z इक्वल टू 2 पुट करोगे तो देखो ऊपर का आपका 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 4 हुआ, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 हुआ, तो 4 माइनस 4 क्या देगा 0 देगा, डिनोमिनेटर में कुछ है, न्यूमरेटर में यदि 0 है तो ये पूरा का पूरा रेसिड्यू क्या हो गया मेरा 0 हो गया। तो यहाँ से ऑर्डर 2 के लिए हमारे पास में रेसिड्यू क्या निकला 0 कैलकुलेट हो गया है, और z इक्वल टू 1 के लिए कितना आया रेसिड्यू 1 आया है, ठीक है। ठीक है क्या बेटा? Yes, ma'am. फाइन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हम एक और बात करते हैं आपके एक एग्जांपल की। सपोज आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस e टू दी पावर 2z डिवाइडेड बाय z टू दी पावर 4 आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है। तो अब बेटा देखिए जितने भी रेसिड्यू हम कैलकुलेट करेंगे सारे आइसोलेटेड जो आपकी सिमिलरिटी है उसके लिए निकालेंगे, और उसमें भी पोल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो पोल निकालने का तरीका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ तो z टू दी पावर 4 इक्वल टू 0 बनेगा, तो यहाँ से आपका z इक्वल टू 0 आएगा, कितना टाइम आएगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका
कैलकुलेट करेंगे रेसिड्यू, तो यहां से हो जाएगा रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट z इक्वल टू 0 इज कितना हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल कितना होता है m माइनस 1 होता है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल आपका आ गया, लिमिट z टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ d टू द पावर m माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, तो d टू द पावर 3 अपॉन d z टू द पावर 3, यहाँ कितना आएगा आपका z टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस e टू द पावर 2z डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया है ना, ये तो मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस वाली टर्म को मुझे कितना टाइम डिफरेंशिएट करना है 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करके और उसको क्या कर दोगे आप z इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो यहां से मेरा कितना आएगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 आ गया, यहाँ लिमिट z टेंड्स टू 0 रह गया, वन टाइम डिफरेंशिएट किया इसे यहाँ कर देते हैं, देखिए वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो -2 e टू द पावर 2z आया, ठीक है, एक बार और करोगे तो -4 e टू द पावर 2z आएगा, एक बार और करोगे तो ये -8 e टू द पावर 2z आएगा। क्लियर है क्या बेटा? इसको डिफरेंशिएट किया मैंने विद रेस्पेक्ट टू z, एक बार करोगे तो e टू द पावर 2z का e टू द पावर 2z आया, लेकिन 2z का भी करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो सेम कंडीशन आपकी आगे चलती जाएगी, ठीक है। यहां से करना क्या है, ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं -8 e टू द पावर 2z, e टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस, अच्छा माइनस और माइनस ये प्लस का हो गया, ठीक है, माइनस ओके माइनस साइन तो एज इट इज आएगा, ठीक है, -8 अपॉन फैक्टोरियल 3 को कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं -4 अपॉन 3, तो ये मेरा लास्ट रिजल्ट रहेगा -4/3। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट क्या बेटा? नो मैम। फाइन, अब देखिए इसको रफ कर दे। Yes, ma'am. यस अब देखिए बेटा कई बार क्या होता है मेरे पास में z माइनस z0 की फॉर्म कुछ इस तरह से बनकर आती है कि मुझे उसको हमेशा क्या लेना होता है t लेना होता है, कई बार सिंप्लीफाई इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास में सीरीज एक्सप्रेशन था f ऑफ z इक्वल टू a0 प्लस a1 z माइनस z0 होल टू प्लस a2 z माइनस z0 होल टू द पावर 2 अप टू सो ऑन प्लस, है ना, यहाँ पर मेरे पास में b1 z माइनस z0 प्लस b2 z माइनस z0 होल टू द पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस bm z माइनस z0 होल टू द पावर m अप टू सो ऑन। तो इस तरह की जो सीरीज होती है इसके अंदर कभी कभी क्या होता है मुझे यदि कैलकुलेशन करने में दिक्कत आए तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ z माइनस z0 को जो है ना वो t मान लेते हैं, z माइनस z0 को क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं, ठीक है, और जब t पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज इक्वेशन जो है वो मेरा z0, लेकिन यहाँ से z निकालोगे तो यहाँ से z0 प्लस t में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ a0 एज इट इज आपका आया, इसका मतलब हमारे पास ये वाली सीरीज में तो हमें फर्क नहीं पड़ना है, हम इसको एज इट इज रखेंगे n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जाएगा, ये an एज इट इज आएगा और यहाँ पे z माइनस z0 को t मान रहे हो तो t टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस वाले सीरीज में हमें फर्क पड़ेगा क्योंकि मुझे इसी में चेंजेस करने हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये b1 अपॉन टी प्लस b2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन टी का कोफिशिएंट यदि ले लें तो वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा रेसिड्यू कहलाएगा, तो रेसिड्यू of f of z at z equal to z0
is the coefficient of 1/t। तो 1/t का कोफिशिएंट क्या है? b1 है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे टी की फॉर्म में कन्वर्ट करके, और वहां से कोफिशिएंट ऑफ 1/t आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट फाइंड cot hyperbolic z divided by z cube at z equal to 0 के लिए आपको यहां से क्या निकालने हैं? आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड रेसिड्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब इसे बनाएंगे तो थोड़ा सा सीरीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें इसको लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोट है तो इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉस और साइन की सीरीज आपको पता है क्या होती है। ठीक है, वहीं पे कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक की सीरीज भी सिमिलर होती है, सिर्फ फर्क साइन का होता है, क्योंकि आपके पास में साइन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है x minus x cube divided by factorial 3 plus x to the power 5 upon factorial 5 up to so on। ठीक है, और cos के लिए क्या होता है? 1 minus x square divided by factorial 2 plus x to the power 4 upon factorial